नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने दो परिवारों को जोड़कर फिर पूरी तरह से बिखेर दिया। यह घटना सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि एक भरे पूरे परिवार की कहानी है जो खुशियों से भरा था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जुर्म और नेम पर आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सचिन उपाध्याय केस की चौंकाने वाली दास्तान। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक आगरा से, जो यमुना नदी के किनारे बसा है। यहीं ताजगंज थाना क्षेत्र के शमशाबाद इलाके में राम रघु एक जोटिका नाम की एक कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में हाउस नंबर 11 लक्ष्मी निवास में एक 4 लोगों का खुशहाल परिवार रहता था। सचिन उपाध्याय, उनकी पत्नी प्रियंका उपाध्याय और उनके 2 प्यारे बच्चे, एक 6 साल का बेटा और एक 3 साल की बेटी। हालांकि यह छोटा परिवार शहर में रहता था, पर सचिन का एक बड़ा परिवार भी था जो आगरा के ही मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के टीकमपुरा गांव में रहता था। इस परिवार में उनके पिता केशवदेव शर्मा, मां राजेश्वरी और छोटा भाई गौरव शामिल थे। सचिन के पिता केशवदेव शर्मा एक रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। सचिन ने भी मेहनत की और बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बन गए। उनकी पोस्टिंग शमशाबाद ब्रांच में थी। 2015 में सचिन की शादी एक पढ़ी लिखी महिला प्रियंका रावत से हुई। प्रियंका के पिता ब्रिजेंद्र रावत आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। प्रियंका का परिवार कानून की दुनिया में काफी प्रभावशाली था। शादी के बाद सचिन और प्रियंका गुजरात के गांधीनगर चले गए, जहां सचिन की पिछली पोस्टिंग थी। वहीं उनका बेटा हुआ। सचिन और उनका परिवार, विशेषकर उनके पिता, बहुत प्यार और लगाव से रहते थे। 2017 में सचिन के पिता केशवदेव जी ने शहर में एक घर खरीदने का फैसला किया ताकि उनके बेटे भू को गांव में न रहना पड़े। उन्होंने राम रघु एक जोटिका में 33,000 रुपए की मासिक किस्त पर एक मकान लिया। 2020 में सचिन का ट्रांसफर आगरा हो गया और वे शहर वाले मकान में शिफ्ट हो गए। यह घर उनके दफ्तर और प्रियंका के मायके के काफी पास था। इसी साल उनकी बेटी का भी जन्म हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो मनहूस दिन 12 अक्टूबर 2023, यह गुरुवार का दिन था। सुबह घर की मेड रजनी और मुन्नी काम पर आईं। प्रियंका जाग रही थीं, लेकिन सचिन और बच्चे सो रहे थे। मेड ने काम किया और चली गईं। दोपहर में कुक खाना बनाने आई, जिसने प्रियंका के कहने पर कढ़ी चावल और 16 रोटियां बनाईं। कुक ने बताया कि आमतौर पर प्रियंका इतनी रोटियां नहीं बनवाती थीं। उस दिन कुछ अलग था। शाम होने लगी, लेकिन सचिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। चिंतित होकर प्रियंका कमरे में गईं और दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर वह सहम गईं। सचिन रस्सी से लटके हुए थे। डर के मारे उनके हाथ से फोन छूट गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। वह भागकर एक पड़ोसी के पास गईं, उनका फोन लिया और अपने पिता ब्रिजेंद्र रावत को कॉल किया। पिता ने तुरंत अपने बेटे कृष्णा को भेजा। कुछ देर बाद सचिन के गांव वाले परिवार को भी खबर दी गई। दोनों परिवार मौके पर पहुंचे और आपस में बहस करने लगे। इस बीच किसी पड़ोसी ने पुलिस को खबर दे दी। ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि लोग सचिन को एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। प्रियंका ने अपने ससुराल वालों पर सचिन को परेशान करने और 1 रुपया करोड़ का अवैध लोन लेने का दबाव डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने सचिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घर को सील कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस में ट्विस्ट। पोस्टमार्टम को लेकर भी दोनों परिवारों में बहस हुई। प्रियंका और उनके मायके वाले तुरंत पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे, लेकिन सचिन के परिवार ने मना कर दिया। उन्हें कुछ शक था। अगले दिन 13 अक्टूबर को डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम किया। 14 अक्टूबर को रिपोर्ट आई जिसने सबको चौंका दिया। सचिन के शरीर पर गहरे चोट के निशान, जलने के दाग और खून के अंश मिले। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी जमकर पिटाई की हो। इस रिपोर्ट ने केस की दिशा ही बदल दी। अब यह आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि हत्या का मामला लग रहा था। 17 अक्टूबर को प्रियंका ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने सचिन के माता-पिता, भाई और अन्य परिवार वालों को नामजद किया। अगले दिन 18 अक्टूबर को सचिन के पिता केशवदेव शर्मा ने भी बहू प्रियंका, उनके पिता और भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस उलझन में थी। हालांकि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक बात साफ कर दी थी कि सचिन की मौत किसी और के कारण हुई थी। जांच शुरू हुई और पुलिस को पता चला कि जिस रात यह घटना हुई उस रात प्रियंका का भाई कृष्णा रावत घर आया था। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से भी यह बात साबित हुई। जांच और खुलासा। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घर की तलाशी ली। उन्हें कोई रस्सी नहीं मिली, लेकिन उन्हें बाथरूम में टूटा हुआ पीवीसी पाइप, टूटी चूड़ियों के टुकड़े और एक टूटा हुआ बेसिन मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ धुले हुए कपड़ों और चादरों पर खून के निशान मिले थे, जो शायद मिटाने की कोशिश की गई थी। पुलिस को एक गर्म प्रेस भी मिला, जिसका इस्तेमाल सचिन को जलाने के लिए किया गया था। मेड ने पुलिस को बताया कि 12 अक्टूबर की सुबह प्रियंका ने उनसे सचिन के कमरे की सफाई करने से मना कर दिया था। प्रियंका के पड़ोसी और मेड ने भी बताया कि वह घटना के बाद बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। पुलिस ने जब प्रियंका और उनके भाई कृष्णा से पूछताछ की तो उनकी कहानी में कई विसंगतियां मिलीं। पूछताछ के दौरान प्रियंका की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वह और उनके पिता बृजेंद्र रावत अस्पताल से फरार हो गए। 20 अक्टूबर को पुलिस ने कृष्णा रावत को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत दिखाए तो उसने अपनी बहन प्रियंका पर सारा इल्जाम डाल दिया। सच का सामना। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से प्रियंका और उनके पिता का पीछा किया। दोनों प्रयागराज में अग्रिम जमानत के लिए गए थे, जहां उन्हें 28 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती आनाकानी के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच का खुलासा हुआ, प्रियंका शुरू से ही अपने ससुराल वालों से अलग रहना चाहती थीं। वह सचिन पर दबाव डालती थीं कि वह अपने परिवार से दूर रहें। 2022 में जब सचिन ने अपने भाई गौरव के लिए एक पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया तो प्रियंका नाराज हो गईं। वह चाहती थीं कि इसका फायदा उन्हें मिले। इसी बात पर 11 अक्टूबर 2023 को सचिन और प्रियंका के बीच जमकर झगड़ा हुआ। प्रियंका ने अपने पिता बृजेंद्र रावत को फोन किया, जिन्होंने तुरंत कृष्णा को सचिन के घर भेजा। उसी रात भाई बहन ने मिलकर सचिन की बुरी तरह पिटाई की। उन्होंने गर्म प्रेस से उन्हें जलाया और पीवीसी पाइप से मारा। जब सचिन बेहोश हो गए तो उन्होंने एक कपड़े से उनका गला घोंट दिया। इसके बाद एक वकील के तौर पर बृजेंद्र ने अपनी बेटी को सारे सबूत मिटाने के लिए कहा। प्रियंका ने घर की सफाई की, खून के धब्बे मिटाए और कपड़े धोए। सुबह उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन तोड़ दी ताकि पुलिस को कॉल रिकॉर्ड न मिले और फिर पड़ोसी के फोन से अपने पिता को कॉल किया। जुर्म और नेम की टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो यह बात सामने आई कि यह सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं, बल्कि संपत्ति और अहंकार का एक खौफनाक खेल था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जो लोग सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। यह केस एक परिवार के टूटने की दर्दनाक मिसाल है और दिखाता है कि कैसे लालच और अहंकार एक हंसते खेलते घर को तबाह कर सकता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार जुर्म और नेम पर एक और नई कहानी के साथ। Folded hands.